रामपुर गांव की सुबह और कच्चे पक्के मकानों से उठते धुएं के साथ शुरू हो चुकी थी। खेतों की ओर जाते किसान और पूरे गांव में एक नई हलचल भर रही थी। लेकिन गांव के पूर्वी छोर पर बने एक पुराने ढर्रे के घर में रहने वाली 21 साल की तुलसी के लिए ये सुबह किसी जंग से कम नहीं होती थी। अपनी सगी माँ के जाने के बाद तुलसी के लिए इस घर में सिर्फ काम, ताने और अपनी बेबसी को छुपाने की जंग ही बची थी। अरे ओ तुलसी, क्या सो रही है अभी तक? 21 साल की धौसरी हो गई है, लेकिन अकल नाम की छू तक नहीं गई। सूरज सिर पर चढ़ाया है, तेरे बापू को खेत पर निकलने का समय हो गया, लेकिन अब तक नाश्ते की एक रोटी तक नहीं सीखी। क्या आज भी उन्हें भूखे पेट ही धक्का देकर भेजेगी काम कर में? माँ जी, लकड़ी में थोड़ी सी नमी है, इसलिए आग पकड़ने में वक्त लग रहा है। रोटियां बस सिकने ही वाली हैं। बापू के लिए मट्ठा और रोटी का डिब्बा मैं तैयार कर रही हूँ। आप बेफिक्र रहिए, वो बिना खाए खेत पर नहीं जाएंगे। अरे रहने दे, बहाने बनाने में तो तूने डॉक्टरेट कर रखी है। लकड़ी गीली है, चूल्हा नहीं जल रहा। अरे नीयत साफ होना इंसान की तो पत्थर में से भी आग निकल आती है। जब देखो तब मरे मन से काम करती है। और सुन, रसोई का ये बखेरा समेटकर सीधा कुएं पर जाना। आज पूरे घर के भारी कपड़े और चादरें धोनी है, और हाँ, 2 बड़े मटके पीने का पानी भी भरकर लाना है। एक बूंद भी पानी कम नहीं होना चाहिए। जी माँ जी, मैं सब निपटा दूंगी। तभी कमरे से 19 साल की पारुल अंगड़ाई लेते हुए बाहर आती है। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हैं। मंजू उसे देखते ही तुरंत अपनी बोली बदल लेती है और प्यार से मुस्कुराती है। अरे मेरी रानी बिटिया, उठ गई? देख तो, तेरी आंखें अभी भी भारी लग रही हैं। ठीक से नींद भी पूरी नहीं हुई ना तेरी? तू जाकर आराम से दरी पर बैठ, मैं तेरे लिए मलाई मार के चाय और बिस्किट लेकर आती हूँ। माँ, इस चाय में फिर से चीनी कम है। कितनी बार कहा है आपसे कि मुझे फीकी चाय बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये तुलसी दीदी आखिर करती क्या रहती हैं रसोई में? इतने सालों में इनसे एक कप सही चाय बनानी नहीं आई। पारुल, चीनी उतनी ही डाली थी जितनी रोज डालती हूँ। अगर तुझे कम लग रही है तो ला, मैं थोड़ा सा गुड़ या चीनी और मिला देती हूँ। इतना गुस्सा करने की क्या बात है इसमें? रहने दो दीदी, अब मुझे पीनी ही नहीं है। तुम हर सुबह मेरा मूड खराब कर देती हो। माँ, देखो ना, जब इन्हें सही से एक चाय बनानी नहीं आती तो ये दिन भर घर में रहकर करती क्या है? सुन लिया अपनी करतूत? मेरी सीधी सादी बेटी का सुबह सुबह ही मूड खराब कर दिया तुमने। अरे जब तुझे अपनी छोटी बहन की पसंद नापसंद का जरा सा भी अंदाजा नहीं है तो क्या फायदा तेरे इस 21 साल की उम्र का? जा, चुपचाप कुएं से पानी भर कर ला। यहाँ खड़े होकर अपनी मनहूसियत मत फैला। तुलसी बिना कोई पलटवार किए चुपचाप 2 मटके उठाती है और रास्ते पर निकल पड़ती है। उसके कदम भारी हैं, लेकिन आंखों में जब्त है। रास्ते में उसके पिता हरिराम कुल्हाड़ी और फावड़ा लिए मिल जाते हैं। तुलसी बेटी, रुक, इतने भारी मटके तू अकेले क्यों ढो रही है? और तेरी आंखें क्यों लाल है बेटी? क्या फिर तेरी माँ ने तुझे बिना बात के डांटा है? नहीं बापू, माँ जी ने कुछ नहीं कहा। वो तो बस घर की जिम्मेदारियों की बात कर रही थी। और पानी लाना तो मेरा रोज का काम है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आप अपनी सेहत बताइए, आपकी कमर का दर्द कैसा है आज? सुबह का काढ़ा पिया था आपने? बेटी, तू अपने बापू से अपना दर्द छुपाने की कोशिश मत कर। मैं सब देखता हूँ, सब समझता हूँ। तेरी सगी माँ के जाने के बाद मैं तुझे वो खुशियाँ और वो सम्मान नहीं दे पाया जो एक बाप को देना चाहिए। मंजू का ये बर्ताव, और अब तो पारुल भी उसी के रंग में रंगती जा रही है। ये सब देखकर मेरा कलेजा छलनी हो जाता है। लेकिन क्या करूं बेटी, खेत की उधारी, साहूकार का कर्ज और इस ढलती उम्र की मजबूरी ने मुझे ऐसा बांध रखा है कि मैं चाहकर भी तेरे लिए स्टैंड नहीं ले पाता। बापू, आप अपने आप को दोषी मत मानिए। आप दिन रात इस कड़कड़ाती धूप में हमारे लिए पसीना बहाते हैं। क्या मैं इतना भी नहीं समझती? मुझे माँ जी के काम बताने से
या डांटने से कोई शिकायत नहीं है। मेरी बस एक ही प्रार्थना है ईश्वर से कि आपका साया हमेशा मेरे सिर पर रहे। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो मेरा इस दुनिया में कौन बचेगा बापू। मुझे किसी धन दौलत या बड़े घर की चाहत नहीं है, बस आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। तू बहुत समझदार हो गई है तुलसी। इतनी सहनशीलता और संस्कार इस उम्र में मिलना मुश्किल है। तू देखना बेटी, जो ईश्वर सब देखता है वो तेरे सब्र का फल तुझे एक दिन इतना बड़ा देगा कि ये पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। सूरज अब आसमान पर चढ़ आया था। दोपहर के समय गांव के बीच वाले कुएं पर 3 से 4 औरतें पानी भरने जमा थीं। मंजू भी वहां मौजूद थी। तभी गांव की एक प्रतिष्ठित और बुजुर्ग महिला कल्याणी काकी तुलसी को मेहनत करते देख मंजू से बात छेड़ती हैं। अरे मंजू, तेरी तुलसी तो अब पूरी 21 साल की सयानी युवती हो गई है। रूप रंग भी अच्छा है और कामकाज में तो पूरे गांव में उसका कोई मुकाबला नहीं है। सुबह से शाम तक बिना थके खटती रहती है। अब इसके हाथ पीले करने का क्या विचार है? मेरी नजर में पास के ही खुशहाल गांव से एक बहुत ही संस्कारी और अच्छे परिवार का रिश्ता है। अरे ताकी, आपको क्या लगता है मुझे अपनी बेटी की चिंता नहीं है? लेकिन अभी तुलसी की शादी की कौन सी उम्र बीती जा रही है? अभी घर में 100 काम पड़े हैं। और वैसे भी पहले छोटी बेटी पारुल का भविष्य देखना ज्यादा जरूरी है। पारुल की पढ़ाई और उसकी पसंद पहले है। जब सही समय आएगा तब तुलसी का भी सोच लेंगे। अभी हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। ये क्या बात हुई मंजू? तुलसी बड़ी है, समझदार है, तो नियमानुसार पहले शादी तो उसी की होनी चाहिए ना। और वैसी संस्कारी लड़की जिस घर में बहू बनकर जाएगी उस घर का तो चिराग रोशन हो जाएगा। ऐसे अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। हाँ, आए बड़े चिराग रोशन करने वाले। अगर इस तुलसी की शादी किसी अच्छे खाते पीते घर में हो गई और ये सुख से रहने लगी तो मेरी बेटी पारुल का क्या होगा? मैं इस तुलसी को किसी अमीर या अच्छे घर की महारानी कभी नहीं बनने दूंगी। इसका नसीब तो इसी मिट्टी और गरीबी में सड़ने के लिए बना है, ताकि मेरी पारुल हमेशा इससे 4 कदम आगे रहे। मंजू बिना काकी को कोई सीधा जवाब दिए तिनकर अपने मटके उठाती है और तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ जाती है। समय का पहिया अपनी चाल चलता रहा। रामपुर गांव में धान की कटाई का मौसम नजदीक आ रहा था, लेकिन हरिराम के सिर पर साहूकार का कर्ज और घर के बढ़ते खर्चे पहाड़ बनकर टूटने लगे थे। मंजू इस बेबसी का पूरा फायदा उठाना चाहती थी। उसका एक ही मकसद था, तुलसी को किसी भी तरह एक ऐसे घर में धकेलना जहां से वो कभी सुखी न रह सके, ताकि पारुल के लिए सारे रास्ते साफ रहें। अरे मास्टर साहब, आप? प्रणाम। आइए आइए, चारपाई पर बैठिए। तुलसी, जरा बाबूजी के लिए ठंडा पानी और चाय का इंतजाम कर। हरिराम भाई, प्रणाम। हाँ हाँ मास्टर साहब, कहिए ना, ऐसा क्या काम आ पड़ा? हरिराम जी, आपके पड़ोसी गांव बलरामपुर में मेरे साले का लड़का है, राघव। लड़का बीए पास है, अपनी 10 बीघे खेती खुद संभालता है और शहर में उसकी अपनी एक अनाज की आढ़त भी है। घर बार सब पक्का है, परिवार में कोई कमी नहीं है। हम बचपन से आपकी तुलसी को देख रहे हैं। सुशील है, संस्कारी है और हर काम में निपुण है। अगर आपको मंजूर हो तो हम राघव का रिश्ता तुलसी के लिए पक्का करने की बात चलाना चाहते हैं। मास्टर साहब, ये तो मेरे नसीब की बात होगी। मेरी बेटी के लिए इतना पढ़ा लिखा और समृद्ध परिवार मिल जाए, इससे बड़ी खुशी एक बाप के लिए और क्या हो सकती है। मुझे तो सहर्ष मंजूर है। तभी अंदर से मंजू तेज कदमों से बाहर आती है। उसके चेहरे पर साफ चिढ़ और गुस्सा झलक रहा है। वो बीच में ही बात काट देती है। जरा रुकिए हरिराम जी, इतनी भी क्या उतावली छा रही है आपको? मास्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सोचा, लेकिन अभी तुलसी की शादी का हमारा कोई इरादा नहीं है। ये क्या कह रही हो मंजू? इतना अच्छा रिश्ता है, लड़का पढ़ा लिखा है, खेती बाड़ी अच्छी है, तुम मना क्यों कर रही हो? मना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी छोटी बेटी पारुल का भी भविष्य है। पारुल अभी पढ़ रही है, उसकी आगे की फीस भरनी है।
अगर अभी बड़ी की शादी में सारा जमा पूंजी और कर्ज उठा लेंगे तो छोटी का क्या होगा? एक साथ दो दो जिम्मेदारियों का बोझ ये घर नहीं उठा सकता। मास्टर साहब, जब सही समय आएगा हम आपको बता देंगे। अभी आप जाइए। ठीक है मंजू जी, जैसी आपकी मर्जी। हरिराम भाई, हम चलते हैं। जब आपको उचित लगे बात कर लीजिएगा। भाग्यवान, ये तुमने क्या किया? इतना सुलझा हुआ और समृद्ध परिवार हाथ से निकाल दिया। क्या दुश्मनी है तुम्हारी तुलसी से? 21 साल की हो गई है वो, कब तक उसे घर के कामों में जोत कर रखोगी? ज्यादा हमदर्दी मत दिखाइए अपनी बेटी पर। अमीर घर में ब्याह देंगे तो क्या वो हमें पाले ले देगी? और आपकी जेब में भेला तक नहीं है, कहाँ से देते दहेज और शादी का खर्च? क्या अपनी बची कुची जमीन भी नीलाम करनी थी? चुपचाप बैठिए, मुझे पता है कि घर का भला किस पे है। मास्टर जी का रिश्ता ठुकराने के बाद मंजू ने देर नहीं की। उसी शाम उसने अपने दूर के एक लालची रिश्तेदार बुधराम को घर बुलवाया। बुधराम एक ऐसा इंसान था जो पैसों के लिए किसी का भी सौदा कर सकता था। देख बुधराम, मुझे तुलसी के लिए एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो सीधा साधा हो पर बिल्कुल गरीब हो। लड़का मेहनती हो लेकिन उसके पास फूटी कौड़ी ना हो। ऐसा घर ढूंढ जहाँ तुलसी दिन रात खटे पर कभी सिर उठाकर हमारे सामने खड़ी ना हो सके। अरे चाची, आप भी कमाल करती हैं। लोग अमीर दामाद ढूंढते हैं और आप गरीबी ढूंढ रही हैं। खैर, आपकी जैसी मंजूर। मेरी नजर में एक लड़का है, जनकपुर गांव का माधव। 24 साल का है, सीधा सच्चा और बेहद मेहनती। लेकिन किस्मत का मारा है। बाप बीमार रहता है, सिर पर साहूकार का भारी कर्ज है और रहने को मिट्टी का टपकता हुआ कच्चा मकान। बस मुझे यही तो चाहिए था, मिट्टी का घर और सिर पर कर्ज। जब वो दिन रात पाई पाई के लिए मोहताज रहेगी तब उसे समझ आएगा। तू कल ही उस लड़के और उसके बाप को यहाँ लेकर आ। और सुन, हरिराम के सामने लड़के की गरीबी की बात ज्यादा मत खोलना। बस ये कहना कि लड़का बहुत सीधा और मेहनती है। सूरज ढलने को था। जनकपुर गांव से माधव और उसके बूढ़े पिता शिवराम साधारण और फटे पुराने पर साफ सुथरे कपड़े पहनकर हरिराम के आंगन में पहुँचे। माधव का व्यक्तित्व सादगी से भरा था। चेहरे पर ईमानदारी और आंखों में जीवन का संघर्ष साफ दिखता था। हरिराम उन्हें चारपाई पर बिठाते हैं। तुलसी चाय और शक्करपारे की प्लेट लेकर बाहर आती है। उसकी सादगी और शांत चाल देखकर शिवराम की आंखें भर आती हैं। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? जी बाबूजी, तुलसी। बेटी, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है तुमने और क्या घर गृहस्थी के काम आते हैं? बाबूजी 12वीं तक पढ़ाई की है। उसके बाद घर की परिस्थितियों के कारण आगे नहीं पढ़ सकी। सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना और खेत का काम। एक किसान की बेटी हूँ बाबूजी, मेहनत से कभी जी नहीं चुराया। हरिराम भाई, आपकी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है, लेकिन हम छल कपट करने वाले लोग नहीं हैं। शादी से पहले हम आपको अपने घर का सच बताना चाहते हैं। ये सुनते ही मंजू घबरा जाती है और तुरंत बात काटने की कोशिश करती है। अरे समधी जी, सच क्या बताना, आप लोग तो बस रिश्ता पक्का कीजिए। नहीं माँ जी, सच बताना बहुत जरूरी है। ये किसी की पूरी जिंदगी का सवाल है। तुलसी जी, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। हमारा घर मिट्टी का है, बरसात में छत से पानी टपकता है। हमारे पास कुल 2 बीघा जमीन है और बाबूजी की बीमारी के कारण हम पर साहूकार का कर्ज भी है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास ना तो कोई बड़ी गाड़ी है, ना धन दौलत और ना ही सहूलियतें। अगर आप इस गरीबी में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की हिम्मत रखती हैं, तभी इस रिश्ते के लिए हाँ कहिएगा। आप अभी मना कर सकती हैं, मुझे या बाबूजी को कोई बुरा नहीं लगेगा। माधव जी, आपने अपनी गरीबी नहीं छुपाई, बल्कि पहली ही मुलाकात में अपना सच मेरे सामने रख दिया। आज के जमाने में ऐसा सच्चा और ईमानदार पुरुष मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे किसी बड़े पक्के मकान, पैसों या गहनों की चाहत नहीं है। मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो सच्चा हो, मेहनती हो और अपने परिवार का सम्मान करता हो।
अगर आप मेहनती हैं तो हम दोनों मिलकर अपनी किस्मत खुद लिख लेंगे। गरीबी तो वक्त की बात है, इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। हे भगवान, ऐसी संस्कारी और समझदार बहू हर घर को दे। हरिराम भाई, हमारे लिए तो रिश्ता पक्का है। वाह दीदी, क्या पसंद है आपकी। अब पूरी जिंदगी मिट्टी के घर में टपकती छत के नीचे बर्तन मांजना और बाल्टी लेकर सोना। आपकी किस्मत तो सच में फूट गई। पारुल, घर कच्चा हो या पक्का, इससे इंसान की खुशी तय नहीं होती। घर छोटा हो तो चलेगा, लेकिन इंसान का दिल छोटा और नीयत खोटी नहीं होनी चाहिए। मंजू सोच रही थी कि उसने तुलसी को नरक में ढकेल दिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने तुलसी को एक ऐसे घर में भेजा है जहां उसे वो प्यार और सम्मान मिलने वाला था जो उसे अपने सगे घर में कभी नहीं मिला। बिना किसी धूमधाम, बिना बाजे गाजे और बिना किसी भव्य सजावट के तुलसी की शादी माधव के साथ संपन्न हो गई। मंजू ने शादी में फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की। बेटी तुलसी, मुझे माफ कर देना। मैं एक बेबस बाप हूं जो अपनी बेटी को विदा करते समय हाथ में एक पाई भी नहीं रख सका। न तुझे कोई जेवर दे पाया, न अच्छा सामान। मुझे माफ कर देना बेटी। बापू, आप ऐसा बोलकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। आपने मुझे जो संस्कार दिए हैं, जो सब्र और सच के रास्ते पर चलना सिखाया है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। आपका आशीर्वाद मेरे सिर पर है। मुझे दुनिया की किसी दौलत की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। देख तुलसी, अब वो मिट्टी का घर ही तेरा ठिकाना है। अब कभी मुंह उठाकर यहाँ मदद मांगने मत चले आना। हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं बचा है। माँ जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आगे भी नहीं मांगूंगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और पारुल हमेशा खुश रहें। कुछ घंटों के सफर के बाद तुलसी अपने पति माधव के साथ जनकपुर गांव में अपने नए घर पहुंची। मिट्टी का छोटा सा मकान, आंगन में एक पुरानी चारपाई और ढलती धूप, लेकिन दरवाजे पर खड़ी माधव की माँ सीता की आंखों में जो ममता और अपनापन था, उसने तुलसी की सारी थकावट और डर को पल भर में मिटा दिया। आओ बेटी, आज से ये मिट्टी का घर तेरा है। हमारे पास तुझे देने के लिए धन दौलत तो नहीं है बेटी, लेकिन इस माँ का दिल तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। माँ जी, बरसों बाद आज किसी ने मुझे इतने प्यार से बेटी कहा है। अगर घर में प्यार हो तो मिट्टी का घर भी महल से कम नहीं होता। अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही तुलसी उठ जाती है। वो आंगन बुहारती है, चूल्हा जलाकर चाय नाश्ता बनाती है और कुएं से पानी भरकर रख देती है। सीता जब जागती है तो घर चमचमाता देखकर हैरान रह जाती है। अरे बहू, तू इतनी सुबह उठ गई? अभी तो तेरी शादी को 1 दिन हुआ है। तू आराम करती। तूने मुझे क्यों नहीं जगाया? माँ जी, जिस बेटी ने बचपन से काम ही किया हो, उसे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। और अब मैं इस घर की बहू ही नहीं, आपकी बेटी भी हूँ। अपनी माँ का हाथ बटाना बेटी का फर्ज होता है। तुलसी, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा काम निपटा कर मंडी भी जाना है। माधव जी, मैं भी आपके साथ खेत चलूंगी। अरे तुम? खेत में कड़क धूप होगी, मिट्टी में काम करना पड़ेगा। तुम अभी कुछ दिन घर पे आराम करो। माधव जी, जब तक 2 हाथ मिलकर मेहनत नहीं करेंगे, तब तक घर की तकदीर कैसे बदलेगी? जब हम सुख दुख के साथी हैं, तो खेत के पसीने में भी मेरी हिस्सेदारी होगी। चलिए, आज से हम मिलकर मेहनत करेंगे। माधव तुलसी की बात सुनकर अभिभूत हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ईश्वर ने उसे पत्नी नहीं, एक सच्चा जीवन साथी दिया है। एक तरफ जनकपुर में तुलसी और माधव कड़ी मेहनत से अपनी नई गृहस्थी जोड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ रामपुर में मंजू अपनी बेटी पारुल के लिए एक बड़े अमीर घर का रिश्ता ढूंढने में कामयाब हो चुकी थी। पास के शहर के बहुत बड़े आड़ती और दबंग जमींदार का बेटा था विक्रम। बड़ा पक्का मकान, 2 गाड़ियाँ, दुकानें और नौकर चाकर। देखा पारुल,
मैंने कहा था ना कि मैं तेरी शादी किसी राजा महाराजा के घर में कराऊंगी। वो तुलसी तो ताउम्र मिट्टी के ढेले ही बटोरेगी, लेकिन तू तो बड़ी गाड़ियों में घूमेगी, हुक्म चलाएगी। हाँ माँ, दीदी तो बड़ी बातें करती थी कि दिल बड़ा होना चाहिए। अब देखना, जब मैं अपनी गाड़ी से उनके गांव से गुजरूंगी तब उन्हें समझ आएगा कि असली खुशी पैसों से मिलती है, बड़े दिल से नहीं। मंजू, लड़का बहुत बड़े घर का है। मैंने सुना है कि विक्रम का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल और घमंडी है। क्या तुमने उनके खानदान के बारे में ठीक से पता करवाया है? सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आप अपनी मनहूस जुबान बंद ही रखा कीजिए। जब देखिए तब टांग अड़ाते हैं। पैसे हैं तो सब कुछ है। मेरी बेटी रानी बनकर रहेगी। मंजू ने कर्ज लेकर और अपनी बची कुची जमीन गिरवी रखकर पारुल की शादी विक्रम से बहुत धूमधाम से कर दी। लेकिन शादी के कुछ ही हफ्तों बाद पारुल के सारे हसीन सपने चूर चूर होने लगे। जिस बड़े घर की चमक दमक देखकर वो आई थी, वहाँ इंसानों की नहीं, सिर्फ पैसों की कद्र थी। आप इतनी देर से आए और आपने फिर से पी रखी है। ऐ लड़की, मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। तू इस घर में महारानी बनकर आई है, लेकिन तेरे बाप ने दहेज में दिया क्या है? एक पुरानी मोटरसाइकिल और थोड़े से बर्तन। मेरे रुतबे के हिसाब से तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया। विक्रम जी, मेरे बापू ने अपनी पूरी हैसियत से बढ़कर दिया है। उन्होंने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी। सही तो कह रहा है मेरा बेटा। इतने बड़े खानदान की बहू बनी है तो कुछ ले देकर आना चाहिए था ना। मुफ्त में रोटियां तोड़ने आई है क्या? जब तक तेरे घर से 10 लाख रुपए नहीं आते तब तक रसोई के काम में लगी रह और चुपचाप ताने सुन। आज पहली बार पारुल को तुलसी दीदी की कही बात याद आई। घर पक्का हो या कच्चा, इंसान का दिल और उसकी नीयत बड़ी होनी चाहिए। जिस धन दौलत के घमंड में पारुल चूर थी, वही आज उसके लिए मुसीबत बन चुकी थी। एक तरफ जनकपुर गांव में तुलसी ने केवल घर नहीं संभाला, बल्कि माधव के साथ खेतों में भी पसीना बहाया। उसने अपनी सूझबूझ से खेत के एक बड़े हिस्से में मौसमी हरी सब्जियों, टमाटर, लौकी, मिर्च और पालक की खेती शुरू करवाई। तुलसी, जरा इधर तो आओ। देखो आज मंडी में हमारी सब्जियों के क्या दाम मिले हैं। माधव जी, इतने सारे पैसे, ये तो हमारी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा हैं। ये सब तुम्हारी मेहनत और सूझबूझ का नतीजा है तुलसी। अगर तुमने पारंपरिक खेती के साथ साथ सब्जी उगाना और अपनी सिलाई की कला से बचत करना ना सिखाया होता तो आज भी मैं कर्ज के बोझ तले दबा होता। आज मैंने साहूकार के कर्ज की आखिरी किश्त भी चुका दी है। हम पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गए हैं तुलसी। बेटी तुलसी, जब से तू इस घर में पांव रखी है, हमारे घर की दरिद्रता ऐसे गायब हो गई जैसे अंधेरे के आगे दीपक जल उठा हो। तू सिर्फ हमारी बहू नहीं, इस घर की अन्नपूर्णा है। माँ जी, ये किसी एक की नहीं, हम सब की एक साथ की गई ईमानदारी की मेहनत का फल है। जब घर के लोग एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते हैं तो ईश्वर भी रास्ता बना ही देता है। धीरे धीरे माधव और तुलसी ने मेहनत के दम पर अपने मिट्टी के घर को एक सुंदर पक्के मकान में बदल दिया। उन्होंने 2 नई गाय खरीदी और एक छोटा सा डेयरी का कारोबार भी शुरू कर लिया। पूरे जनकपुर में तुलसी की समझदारी और माधव की मेहनत की मिसाल दी जाने लगी। जहाँ तुलसी का घर खुशियों से महक रहा था, वहीं शहर में पारुल की जिंदगी तानों और अपमान का शिकार हो चुकी थी। विक्रम और उसकी माँ का लालच 10 लाख रुपए की मांग को लेकर बढ़ता ही जा रहा था। नीच लड़की, 6 महीने हो गए तेरी शादी को और तेरे कंगाल बाप ने अब तक 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं किया। यहाँ महारानी बनकर मुफ्त की रोटी तोड़ने आई है क्या? विक्रम जी, मेरे बापू के पास इतने पैसे नहीं हैं। उन्होंने शादी के लिए अपनी जमीन तक गिरवी रख दी है। वो अब कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? मुझ पर तरस खाइए। अरे काहे का तरस? जब औकात नहीं थी इतने बड़े खानदान में रिश्ता जोड़ने की तो क्यों ब्याह दिया अपनी बेटी को यहाँ? सुन ले पारुल, अगर 2 दिन के अंदर तेरा बाप पैसे लेकर नहीं आया
तो तुझे इस घर से धक्का देकर बाहर निकाल देंगे, और तब देखना समाज में तेरे बाप की क्या इज्जत बचती है। पारुल तड़प उठती है। उसे अपनी सौतेली माँ मंजू की बातें याद आती हैं। पैसे हैं तो सब कुछ है। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ ने पैसों की चमक में अंधे होकर उसे एक जल्लाद के हवाले कर दिया था। 2 दिन बाद विक्रम खुद पारुल को रामपुर गांव में हरिराम के घर के आंगन में लाकर पटक देता है। उसके साथ उसकी माँ भी होती है। आंगन में हरिराम और मंजू बदहवास होकर बाहर आते हैं। पारुल, मेरी बच्ची, ये क्या हालत बना रखी है तूने? विक्रम बेटा, ये सब क्या है? बेटा मत कहो मुझे, अपनी इस मनहूस बेटी को अपने पास ही रखो। जब तक 10 लाख रुपए रोकड़ा मेरे हाथ में नहीं आता, ये लड़की मेरे घर के दरवाजे पर पांव भी नहीं रखेगी। समझ आई बात? दामाद जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरे पास अब बेचने को कुछ नहीं बचा। मेरी जमीन, मेरा घर सब गिरवी पड़ा है। मैं 10 लाख कहाँ से लाऊंगा? मेरी बेटी का घर मत उजाड़िए। नहीं ला सकते तो अपनी बेटी को अपने पास बैठा कर खिलाओ। हमारे पास फालतू का बोझ उठाने का समय नहीं है। विक्रम और उसकी माँ पारुल को रोता बिलखता छोड़कर गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। पारुल जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, तुमने कहा था ना कि बड़े घर में खुशियाँ होती है, गाड़ियों में घूमना ही सब कुछ होता है। देखो माँ, तुम्हारे उस पैसों वाले घर ने मुझे क्या दिया? उन्होंने मेरी इज्जत, मेरी आत्मा सब नीलाम कर दी। काश मैंने अपनी तुलसी दीदी की बात मानी होती कि पैसों से इंसान का दिल बड़ा नहीं होता। मंजू स्तब्ध खड़ी रह जाती है। उसके पास अपनी सगी बेटी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसका घमंड, उसका अहंकार सब मिट्टी में मिल चुका था। रामपुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। पारुल के साथ हुए इस अन्याय और अत्याचार की खबर जब जनकपुर में तुलसी और माधव तक पहुंची, तो तुलसी का कलेजा कांप उठा। भले ही अतीत में उसकी माँ और सौतेली बहन ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन जब बात बहन के स्वाभिमान और उसकी जिंदगी की आई, तो तुलसी पुरानी कड़वाहट भूलकर सीधा अपनी बहन के घर पहुंची। पारुल, मेरी बच्ची, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी। दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। मैंने बचपन से आपके साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया, और आज देखिए, जब मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई, तो आप ही मेरे पास आई। मुझे माफ कर दो दीदी। शांत हो जा पारुल, तू मेरी बहन है। जब खून का रिश्ता दुख में काम ना आए, तो फिर अपनों का मतलब ही क्या रह जाता है। तू रो मत। जब तक तेरी ये बड़ी बहन जिंदा है, तुझे कोई बेबस नहीं बना सकता। तुलसी बेटी, आज मेरे पास तुझसे नजरें मिलाने की भी औकात नहीं बची है। मैंने तुझसे तेरा बचपन छीना, तुझे घर का नौकर बनाकर रखा, तेरे अच्छे रिश्ते ठुकरा कर जानबूझकर तुझे गरीब घर भेजा ताकि तू तड़पती रहे, और मैंने अपनी सगी बेटी को पैसों के लालच में जल्लादों के हवाले कर दिया। आज मेरी आंखों से अंधेरे का पर्दा उठ गया है बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ जी, बीती बातें अब बदली नहीं जा सकती, लेकिन खुशी इस बात की है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। अब रोने से कुछ नहीं होगा। अब हमें पारुल के हक और उसके स्वाभिमान के लिए खड़ा होना होगा। तुलसी, माधव, हरिराम और मंजू को साथ लेकर सीधा शहर में विक्रम के आलीशान मकान पर पहुंची। दरवाजे पर विक्रम और उसकी माँ अपने घमंड में ऐंठते हुए बाहर आए। ओहो, तो पूरी पलटन आ गई। और साथ में ये कौन नया रिश्तेदार आया है? क्या 10 लाख रुपए का इंतजाम हो गया? वरना यहाँ खड़े होकर मेरा वक्त मत बर्बाद करो। जुबान संभाल कर बात कीजिए विक्रम जी। हम यहाँ आपसे भीख मांगने नहीं, बल्कि आपकी लालच और नीच हरकतों का हिसाब करने आए हैं। ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आकर आवाज उठाने की? तेरी औकात क्या है? 2 कौड़ी का किसान होकर हमें सिखाएगा? माँ जी, औकात पैसों से नहीं, इंसान की नीयत और संस्कारों से तय होती है। आपने इस बड़े मकान और गाड़ियों के पीछे अपने लालच को छुपा रखा था। आपने बहू नहीं,
अपनी लालच की भूख मिटाने के लिए एक लड़की का सौदा किया था। भाषण मत दे लड़की, पैसे लाई है या नहीं? अगर पैसे नहीं हैं तो अपनी इस मनहूस बहन को अपने साथ ही ले जा। हमें ऐसी नंग धड़ंग बहू की कोई जरूरत नहीं है। पैसे? पैसों की बात तो आप भूल ही जाइए विक्रम जी। सम्मान खरीदा नहीं जाता, और जो लोग औरत को पैसों की तराजू में तोलते हैं वो किसी सम्मान के लायक नहीं होते। पारुल अब आपके इस नरक जैसे घर में एक पल भी नहीं रहेगी। और सुनिए, आपने जो पारुल पर जुल्म ढाए हैं उसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। माधव जी ने शहर के सबसे बड़े वकील से बात कर ली है। घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का केस अब कानून अदालत में लड़ेगा। अब आप अपनी गाड़ियों और पैसों के दम पर जेल जाने से बचकर दिखाइएगा। ये सुनते ही विक्रम और उसकी माँ के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि गांव की ये सीधी सादी लड़की इतनी हिम्मत दिखाएगी। तुलसी और माधव पारुल को सम्मान पूर्वक अपने घर जनकपुर ले आए। उन्होंने पारुल को रोने धोने में वक्त बर्बाद नहीं करने दिया। माधव ने शहर से एक नई सिलाई मशीन खरीदी और तुलसी ने पारुल को सिलाई व कपड़ों की डिजाइनिंग का हुनर सिखाना शुरू किया। दीदी, अगर आज आप ना होती तो शायद मैं अपनी जिंदगी हार चुकी होती। आपने मुझे सिर्फ एक नया घर ही नहीं दिया, बल्कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। आज मुझे समझ आया कि असली दौलत कोई पक्का मकान या गाड़ी नहीं, बल्कि इंसान का अपना हुनर और सच्चा दिल होता है। पारुल, इंसान वही बड़ा होता है जो अपनी गलतियों से सीखे और आगे बढ़े। अब तू किसी पर बोझ नहीं है, तू अपने स्वाभिमान से जी रही है। जो तुलसी कभी तानों और तिरस्कार के अंधेरे में जी रही थी, आज वही तुलसी अपने संस्कार, मेहनत और समझदारी के दम पर 2 परिवारों की ढाल और उम्मीद का उजाला बन चुकी थी। सच ही कहा गया है, ईश्वर देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता।